नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था चौहान राजवंश। चौहान राजवंश में पिछली 3 वीडियो डाल चुका हूं, पहले उसका आप रिवीजन कर लेना। मैं आपको इन 3 वीडियो का रिवीजन पहले करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी थ्योरी ऑफ फायर आल्टर, अग्निकुंड का सिद्धांत। चंद्रप्रदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं। उन्हीं यज्ञ से वो 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न करते हैं जिन्हें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान कहा जाता है। चाणक्य को कांत में सोलंकी भी कहा गया है। उसके बाद ब्राह्मण मत, तो ब्राह्मण मत दशरथ शर्मा ने दिया, और न्यामत का जिन्हें कवि जान के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर के नवाब कायम रासों में उन्होंने ब्राह्मण बताया है। और बिजोरिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। बिजोरिया अभिलेख 1170 ईस्वी का सोमेश्वर के समय का है। इसमें प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। छत्रपुर, नागौर, भीनमाल मिलता है, श्रीमाल, भीनमाल का श्रीमाल हो गया, जालोर का जवालीपुर नाम मिलता है, उपरमाल का नाम उत्माद्री मिलता है, और चौहानों की वंशावली इसमें मिलती है। उसके बाद मैंने बात की थी विदेशी मत, तो विदेशी मत में कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें शक व सिद्धांत बताते हैं, और विलियम क्रूक और डॉक्टर स्मिथ। उसके बाद चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी बताया आंशी अभिलेख में और अचलेश्वर अभिलेख में। उसके बाद सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी विग्रह चतुर्थ का एक अभिलेख हमीर महाकाव्य में बताया है उन्हें सूर्यवंशी। उसके बाद मैंने मूल स्थान की बात की, तो आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर के मध्य एक स्थान जिसे स्पादलक्स का होता है 1.25 लाख। तो मूल स्थान अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो उनका था स्पादलक्स। उनकी पहली राजधानी थी छत्रपुर और दूसरी राजधानी थी सांबर। रामकर्ण अशोका के अनुसार सांबर झील के चारों ओर या सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण वो क्या कहलाए, चौहान कहलाए। उसके बाद इनका फाउंडर, चौहान वंश का संस्थापक फाउंडर था वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डालता है। बिजोरिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। उसके बाद चंदनराज, तो चंदनराज उनकी पत्नी अत्तम रुद्राणी रोजाना पुष्कर में भगवान शिव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। उसके बाद गुहक प्रथम स्वतंत्र चौहान, जिन्होंने गुजर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गुहक, जिन्हें हर्षराय की उपाधि भी प्राप्त है, उन्होंने हर्ष के मंदिर का निर्माण कराया, और जो हर्ष है वो चौहानों की क्या है, कुल देवता है। उसके बाद मैंने गोविंद राज की बात की। वाकपति राज जो 108 युद्ध के विजेता थे, उनके पुत्र गोविंद जो नाडोल में 940 ईस्वी में नाडोल एक चौहानों की एक ब्रांच खोलता है। उसके बाद मैंने मेन राजा अजिराज की बात की। चांदी व तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम चौहान शासक, जिसमें अपनी पत्नी सोमलवती का नाम मिलता है। दिगंबर और श्वेतांबर में जब शास्त्रार्थ एक डिबेट हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अजिराज ने की थी। अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया और 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था। उसके बाद अर्णोराज, तो अर्णोराज से अन्नासागर झील बनवाई 1137 के लगभग, और अब्राहम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने गुजरात के चालुक्य जयसिंह को भी हराया था। उस बाद में कुमारपाल ने अर्णोराज को हरा दिया था और उसकी पुत्री जन्मदेवी से विवाह किया था। वराह मंदिर का निर्माण किया। वराह की मूर्ति जहांगीर ने पानी में फिंकवा दी थी। उसके बाद मैंने बात की थी विग्रहराज की। विग्रहराज ने बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। कवि बांधव की उपाधि जिन्हें जैनक ने दी थी। उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, और बाद में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूत्र लगाकर 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहा था कि मैंने राजस्थान में इतनी सुरक्षित और प्राचीनतम इमारत और कहीं नहीं देखी। उसके बाद एक नाटक की रचना, हरकेली नाटक की रचना, जिसमें भगवान शिव व अर्जुन के मध्य जो शास्त्रार्थ होते उसकी कुछ वर्णन है। उसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों पर है, और कुछ राजा राम मोहन राय के स्मारक बिस्टर इंग्लैंड पर लिखी हुई है। बिस्टरपुर झील का भी निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। उसके बाद 2 ग्रंथ भी है, ललित विग्रहराज जो सोमदेव ने लिखा, और नरपति नालय वो एक ग्रंथ था जो विश्वदेव रासो ने लिखा था। नरपति नालय ने विश्वदेव रासो ग्रंथ लिखा था। उसके बाद मैंने बात की सोमेश्वर की, तो सोमेश्वर विजय लेख में एक उपाधि प्राप्त है प्रताप लंकेश्वर के नाम से। 5 कलित वृक्ष यानी 5 मंदिरों का निर्माण कराया। एक वेद मंदिर का निर्माण, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी है। अब मैं सोमेश्वर के पुत्र के बारे में बात करता हूं, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, यह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका शासनकाल है 1177 से लेकर 1192 तक। गांव ढाणी का एक बूढ़ा व्यक्ति भी आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें बता देगा। तो पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है कि जिस प्रकार सत्ता का उपभोग कर पृथ्वीराज चौहान गए थे, उसी प्रकार सत्ता का उपभोग को दूसरा राजा नहीं कर पाया था।
तो पृथ्वीराज चौहान की हमें हर बात याद रखनी होगी। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान। इनका शासनकाल है 1177 से लेकर 1152 तक, लगभग 15 साल इन्होंने शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर, जिन्हें प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, सोमेश्वर। और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम था कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी चेदी राजा, कलचुरी वंश के जो चेदी राजा थे, उनके अचलराज की पुत्री थी। चेदीराज अचलराज की पुत्री। लेकिन पृथ्वीराज रासों में इन्हें अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली का शासक था, उनकी पुत्री बताया गया इन्हें कर्पूरी देवी को। इनका जन्म 1177 में राजा बने। इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी को। 66 ईस्वी यानी 1166 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का। 1170 में जब राजा बनते हैं तब इनकी उम्र बहुत छोटी थी। तो इनका शासन किसने संभाला? तो इसका शासन जो संसिका तो पैटर्न थी, संसिका, वो थी कर्पूरी देवी, इनकी माता। कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने से पूर्व यहाँ का शासन संभाला था। बात करें हमें राजस्थान इतिहास में, तो सांगा की पत्नी जब विक्रमादित्य राजा बनता है तो कर्मावती वहां का शासन संभालती है। तो संसिका या पैटर्न कौन थी? तो कर्पूरी देवी। इसी कर्पूरी देवी का कुछ सहयोगकर्ता भी थे, कुछ प्रमुख मंत्री भी थे। प्रमुख मंत्री, एक दाइमा राजपूत था अहिरवाटी का, कदमवास, जिसे केमास के नाम से भी जाना जाता है, दाइमा राजपूत था। और एक कर्पूरी देवी के चाचा भुवनमल, कर्पूरी देवी के चाचा भुवनमल, कर्पूरी देवी के चाचा भुवनमल। और सोमेश्वर जो खुद गुजरात से आया था, तो गुजरात के भी कुछ मंत्री थे, स्कंद, वामन और सोड। इन्होंने भी कर्पूरी देवी का बहुत सहयोग किया था। जब तक पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इन्होंने शासन संभाला था। तो पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। संसिका जो पैटर्न बनी थी वो कर्पूरी देवी बनी थी, जिनका जन्म 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख मंत्री कदमवास व केमास जो दाइमा राजपूत था, और भुवनमल जो कर्पूरी देवी के चाचा थे, उसके साथ ही गुजरात मंत्री थे कुछ, स्कंद, वामन और सोठ। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने, उनके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एक घर में प्रमुख चुनौतियां थी, एक पड़ोस में कुछ चुनौतियां थी, और एक विदेश में कुछ चुनौतियां थी। पहले इसका आप स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद हम आगे का वर्णन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी, जिसे हम कहते हैं दिग्विजय नीति, यानी दिशाओं को जीतना इसने शुरू कर दिया था। इसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एक तो घर में थी, एक पड़ोस में, पड़ोसी, और एक विदेशी। ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी पृथ्वीराज चौहान के सामने। घर में कौन थे? तो घर में इनके चचेरे भाई और एक जनजाति भी थी, भंडारक, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पड़ोस में कौन थे? तो चंदेल थे, चालुक्य भी थे। चालुक्य का लंबा संघर्ष चला, चंद्रराज के समय इनका संघर्ष शुरू हो गया था। और थे घेड़वा। और कौन थे? घेड़वा। विदेश में कौन थे? तो गजनी, गजनी। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो 3 प्रमुख चुनौतियां घर, पड़ोस और विदेश में। घर में चचेरे भाई थे, एक जनजाति भी थी, पड़ोस में चालुक्य, चंदेल और घेड़वाल, और विदेश में गजनी। अब मैं सर्वप्रथम घर में कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी पृथ्वीराज चौहान की, उसके बारे में आपको बताता हूं। हर चीज इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज तो घर में कौन थे? तो इनका एक चचेरा भाई नागार्जुन। तो नागार्जुन का दमन पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार किया अपनी दिग्विजय नीति के तहत? नागार्जुन और अपारगंगा को वह पहले भी हरा चुका था, लेकिन उसके बाद नागार्जुन ने इसका विद्रोह किया। नागार्जुन ने अपना प्रमुख केंद्र बनाया गुड़गांव को, जिन्हें वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्यों की स्थली रहा है, इसी कारण गुरुग्राम यानी गुरु का गांव। गुड़गांव को इसने प्रमुख केंद्र बना दिया था।
किसने? नागार्जुन। अब नागार्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस बात का जब पता पृथ्वीराज चौहान को चला तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर नागार्जुन का दमन करने निकल पड़ा। जब नागार्जुन को इस बात का पता चला तो नागार्जुन वहां से पहले ही भाग गया था पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही। लेकिन नागार्जुन का एक सेनापति था देवभट्ट। देवभट्ट बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन इस प्रतापी बहादुर राजा के सामने कौन टिक पाता, और फिर देवभट्ट है वो मारा गया। तो नागार्जुन का दमन इस प्रकार नागार्जुन वहां से भाग गया। उसके बाद उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हमें इतने जाना कि नागार्जुन का दमन पृथ्वीराज चौहान, जो नागार्जुन गुड़गांव में गुड़गांव तक अपना स्थान कर चुका था। उसके बाद एक जनजाति है भंडानक। भंडानकों का दमन भंडानकों का दमन 1182 में 1182 ईस्वी में भंडानकों का दमन। भंडानक एक सतलज प्रदेश से आई जाती थी, सतलज प्रदेश से। भंडानक कौन थे? सतलज प्रदेश से एक आई जाती थी। इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र गुरुग्राम व हिसार को बनाया। गुरुग्राम व हिसार को अपना प्रमुख केंद्र बनाया, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसके बाद वो अपनी लूटपाट अलवर, भरतपुर और मथुरा तक अपनी लूटपाट करने लगे। अब इनकी सीमाएं जब अजमेर से छूने लगी तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर इन भंडानकों का दमन कर देता है। इस भंडानक जाति का उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। कहा है? तो स्कंद पुराण में भंडानक जाति का उल्लेख मिलता है। तो घर में जो दुश्मन थे नागार्जुन, इनका कोई दमन कर चुका है, और भंडानक जो जाति थी 1182 ईस्वी में इनका दमन कर दिया, जो सतलज प्रदेश से आई एक जाति थी। इसका उल्लेख हम स्कंद पुराण में भी पाते हैं। उसके बाद है पड़ोस में, तो पहले इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। अब पड़ोस में कौन है? पड़ोस। अब मैं एक युद्ध की बात करता हूं, महोबा व तुमुल का युद्ध। जिस वर्ष भंडानकों का दमन हुआ उसी वर्ष ये 1182। महोबा बुंदेलखंड आसपास, या एग्जैक्ट बात करें झांसी के आसपास का जो एरिया था वो महोबा। यहां पर महोबा का शासक था चंदेल राजा था, परमति देव चंदेल। परमति देव चंदेल, परमति देव चंदेल थे। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना कुछ घायल सेनापति दिल्ली से अजमेर आई थी। जब परमति देव को पता चला कि ये पृथ्वीराज चौहान की सेनापति है तो उन्हें मरवा दिया गया। अब जो कोई दुश्मनी में नहीं, पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला कि मेरे सैनिक आ रहे थे, उन्हें मरवा दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर और महोबा पर आक्रमण करने निकल पड़ा। इस बात का पता जब परमति देव चंदेल को चला तो परमति देव के दो सेनापति आला व उदल, इस युद्ध को हम पृथ्वीराज चौहान व परमति देव चंदेल के बीच दुश्मनी के लिए नहीं, आला और उदल के लिए जानते हैं। हम बता भी नहीं सकते कि आला उदल परमति देव चंदेल के सेनापति, लेकिन ऐसे पढ़ता पढ़ते विश्वास ऐसा लगता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। पहले बात यह है कि परमति चंदेल आला और उदल को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है, और ये आला और उदल कनौज में ढेरवानों के पास रह जाते हैं। क्या कारण रहा होगा? बताया जाता है कि आला और उदल के पास एक घोड़ा था, बड़ा समझदार घोड़ा था। कभी परमति देव चंदेल ने वो घोड़ा मांगा था, तब आला और उदल ने कहा था कि नहीं घोड़ा देंगे ना घोड़ती, जो जचे वो कर। उनसे नाराज होकर आला उदल कनौज पर आ गए। जब इस बात का पता चला आला उदल को, परमति चंदेल ने एक संदेश भेजा आला उदल को कि अब आपकी जरूरत है, पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर आ चुका है। पृथ्वीराज आला उदल ने विचार किया, लेकिन नहीं गए कि लचड़ा आदमी बुला रहा है, पहले निकाल दिया, बुला रहा है। जब आला और उदल की माता को इस बात का पता चला तो उन दोनों को बुलाया और कहा कि अपनी मातृभूमि पर, अपनी मदरलैंड पर कोई दुश्मन आक्रमण कर रहा है, तो हमें उन राजा जो आपसी दुश्मनी है उसको भूलना होगा और परमति देव का हमें सहयोग करना होगा, हमें अपनी मातृभूमि के लिए जाना होगा। अपनी माता का कहना मानकर आला और उदल आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए दोनों ही वीरगति प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां है कि इस युद्ध में उदल मारा गया था। इस बात का पता जब आला को पता चला तो आला ने बताते हैं कि संन्यास धारण कर लिया और वहां से चला गया। चिरंजीवियों में आला का नाम गिना जाता है। हमारे सनातन
संस्कृति में कहा गया कि हनुमान जी है वो आज भी चिरंजीवी, आज भी कहीं अश्वत्थामा जो हिमालय के पहाड़ों में आज भी है, गोपीचंद भर्तरी जो आज भी जोगी का रूप बनाकर गांव में विचरण करते हैं, उसी प्रकार आला है, बताया जाता है आला भी चिरंजीवी में जो आज तक भी जीवित है। ये दोनों इतनी वीरता से लड़े थे। एक इतिहासकार थे जिगनिक, उन्होंने कहा था कि 11 वर्ष कुकर जी है, 12 वर्ष यार, बस 18 क्षत्रिय जीव है, बाकी जीवन धिकार। तो ये दवा आला उदल के लिए प्रसिद्ध है। आला उदल के गीत बड़े शानदार गीत है, जोश उत्पन्न करने वाले इनके गीत आते हैं आला और उदल के। इस युद्ध में आला उदल मारे गए, लेकिन लोक कहानी में आला आज भी जीवित बताते हैं। तो परमने चंदेल की हार हो जाती है, पंजे मुंह में तिनका लेता है कि मैं तेरी काली गां हूं, मुझे माफ कर, आज के बाद मैं तेरे से पंगा नहीं लूंगा। तो चंदेल पर अधिकार किसका हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान अपने यहाँ के प्रशासन नियुक्त किया कुंजन राय को। कुंजन राय को यहाँ का प्रशासक बनाकर अजमेर चला जाता है। ये था महोबा और तुमुल। तुमुल को जगह का नाम है, तुमुल कोई भयंकर और प्रचंड युद्ध होता है, उसी को कहते हैं तुमुल। तो महोबा और तुमुल का युद्ध होता है 1182 परमति देव चंदेल का राजा और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। उसके बाद एक और नागौर विजय, या नागौर का युद्ध 1184। राजा थे गुजरात के चालुक्य राजा थे भीमदेव। चालुक्य राजा कौन थे? भीमदेव सेकंड। पृथ्वीराज राजों में इसका एक कारण माना है कि आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी देवी। भीमदेव इंचनी देवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन इस इंचनी देवी की इच्छा पृथ्वीराज चौहान के साथ थी। मेरी इच्छा तेरे से विवाह करने की थी, पर तेरी इच्छा किसी और से विवाह करने की थी। तो इंचनी की विवाह की इच्छा पृथ्वीराज चौहान के साथ और भीम की इच्छा इंचनी के साथ। इंचनी देवी ने पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा, पृथ्वीराज चौहान वहां आया और इंचनी देवी से विवाह कर लेता है। लेकिन लुगाइयों के लिए युद्ध नहीं होते थे। इसका एक कारण और भी हो सकता है, साम्राज्य विस्तार। गुजरात की सीमा नाडोल और अजमेर की सीमा नाडोल पर टच करती थी, यानी सीमा के लिए भी उसका विवाद हो सकता है, यानी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ा गया होगा। तो तुमुल का युद्ध 1182 और नागौर पर विजय 1184। भीमदेव का एक सेनापति जगदेव प्रतिहार बाद में संधि कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान से संधि कर लेता है। भीमदेव अपना एक आदमी भेजता है जगदेव प्रतिहार। उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान वहां से चला जाता है इंचनी को विवाह करके। तो उसका आप सेकंड छोड़ देंगे। अब एक पड़ोस में और हो गया घेड़वा। हेडिंग डालता हूं मैं, चौहान वह घेड़वाल का विवाद। घेड़वाल शासक था जयचंद और चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके विवाद की क्या कारण है, क्या रीजन रही होंगे, उन पर भी हम विचार करें। जब पृथ्वीराज चौहान चंदेल के परमति देव पर आक्रमण करता है तो आला और उदल जयचंद के पास थी। तो कहते हैं कि जयचंद ने भी कुछ सेना आला और उदल के पास भेजी थी। तो पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि चंदेल और जो घेड़वाल है उनका गठबंधन हो रहा है। तो क्या कि चंदेल और घेड़वालों का गठबंधन, चंदेल व घेड़वालों का गठबंधन, एक कारण यह होगा। दूसरा कारण किसी राज्य के लिए साम्राज्य विस्तार। क्या? साम्राज्य विस्तार भी एक कारण रहा होगा। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था दिल्ली वालों की। दिल्ली कैसे कारण बढ़ा? बात करूं मैं पृथ्वीराज रासो की, जो चंद्रप्रदाय ने लिखा था। चंद्रप्रदाय लिखते हैं कि दिल्ली का राजा था
अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की एक पुत्री थी, दो पुत्री थी। एक का नाम था कर्पूरी देवी और दूसरी का नाम एक्स। ना तो मैंने कहीं पढ़ा है, ना ही कभी पढ़ाया गया है कि दूसरी का नाम नहीं मिलता। बताया जाता है कि कर्पूरी देवी तो का विवाह हुआ था सोमेश्वर चौहानों के साथ और दूसरी लड़की का विवाह हुआ था घेड़वाल के साथ। जयचंद के पिता विजयचंद के साथ इनका विवाह हुआ था। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी की गर्भ से 1166 में जन्म होता है पृथ्वीराज चौहान का और इधर जन्म होता है जयचंद का। अनंगपाल तोमर की कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने इन दोनों में जो सुयोग्य राजा था उनको शासन दे दिया। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से बढ़िया शासन सुयोग्य शासन लगा, तो इन्होंने क्या किया, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का उत्तराधिकारी किसको बना दिया, पृथ्वीराज चौहान को। इस बात से नाराज हो गया जयचंद घेड़वाल, यानी दिल्ली को लेकर कहीं ना कहीं टीस थी। तो इस पर एक कारण यह भी हो सकता है दिल्ली पर अधिकार, दिल्ली पर अधिकार। तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है दिल्ली पर अधिकार। और क्या कारण रह सकते हैं, एक कारण आपने सबने पढ़ा होगा, जाना भी होगा, एक प्रेम कहानी शोंगिता। शोंगिता भी एक कारण मानी जाती है। पहले इसका आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम शोंगिता का जिक्र करते हैं। अब मैं बात करता हूं शोंगिता की। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज का चौहान थे, उनका ननियाल था दिल्ली और जयचंद का भी ननियाल था दिल्ली। जयचंद घेड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था शोंगिता। कहा जाता है कि शोंगिता भी एक बार ननियाल गई हुई, कहा, दिल्ली, और पृथ्वीराज भी ननिहाल गए थे। दोनों ननिहाल गए हुए थे, वहां पर इनका अटैचमेंट कुछ हो गया। अब इजहार कोई करे नहीं। शोंगिता ने कहीं ना कहीं से पृथ्वीराज चौहान के नंबर है वो कबाड़ लिए, पृथ्वीराज चौहान को मैसेज करती, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को रिप्लाई नहीं देता। अब करे क्या, पृथ्वीराज चौहान भी धीरे धीरे शोंगिता से प्यार करने लगा, लेकिन वो इजहार कैसे करे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा मेला था, तो पृथ्वीराज चौहान ने, नंबर थे व्हाट्सएप नंबर मिल गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने एक स्टेटस लगाया, वही गाना जो अब पॉपुलर हो चुका है, काका का ही गाना कि अगले महीने मंदिर चे मेला है, मंदिर चे तेरा यार वेला है। पृथ्वीराज चौहान ने वो स्टेटस लगाया। शोंगिता को उस बात का पता चला कि आप पृथ्वीराज चौहान में मेले में बुला रहे हैं, वहां पर जाएंगे। मेला आया, शोंगिता वहां गई और दोनों में इजहार हो गया और दोनों में प्रेम संबंध हो गया। इलू इलू इन दोनों के बीच होने लगा। ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे, शोंगिता और पृथ्वीराज चौहान। धीरे धीरे वार्तालाप बढ़ती रही, वार्तालाप बढ़ती बढ़ती अब फैल गई। फैलते फैलते शोंगिता के पिता जयचंद तक यह बात पहुंच गई, जयचंद तक यह बात पहुंच गई। अब एक पिता कैसे बर्दाश्त करे कि एक दुश्मन को अपनी बेटी प्यार करे। शोंगिता को दिल्ली से बुला लिया गया कनौज। कहा, कनौज। तो वही बात है कि गांव के लड़कों जरा इस गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा इन गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। बस यही बात यही हुई थी। वापिस बुला ली गई कनौज और वहां से वापिस आ गई दिल्ली से कौन, पृथ्वीराज कहां, अजय। अब पृथ्वीराज दिल्ली आ गए। जयचंद ने शोंगिता का रख दिया स्वयंवर। क्या रख दिया, स्वयंवर, यानी समयवर चुनेगी। पृथ्वी जो शोंगिता को अच्छा लगेगा वो वर चुनेगी। आयोजन किया गया, सब राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की एक स्टैचू बनाकर, एक मूर्ति बनाकर, जहां द्वारपाल करते हैं, जहां पर राजा महाराजा सिर पर चप्पल खोलते हैं, वहां पर लगवाती, भाला हाथ में देकर, भाला हाथ में देकर पृथ्वीराज चौहान को वहां खड़ा कर दिया। सभी राजा आए, बैठ गए, बढ़िया दाढ़ी का कट बनवाकर
हेयर कटिंग बढ़िया कटिंग करवा कर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आ गए। शोभिता आई पंडाल में और सबने देखा इधर उधर तो पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर पृथ्वीराज चौहान को कुछ पता नहीं था। पृथ्वीराज के किसी सामक ने कहा कि महाराज आप यहाँ बैठे हो, वहां शोभिता का भव्यजान का स्वयंवर हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऐसा कैसे, मुझे तो बुलाया नहीं। उसने कहा कि जो 30 हुई थी उसमें जयचंद आपने नहीं बुलाया होगा। तब पृथ्वीराज चौहान ने कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा पृथ्वीराज, जब बुलाया नहीं गया, शोभिता का स्वयंवर हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी राजा जो आसपास के राजा थे उन्हें बुलाया गया। जब जयचंद ने कहा, जब पृथ्वीराज चौहान ने उस सामंत को कहा कि एक नजर के लिए मुख्तलिफ प्याम है हम, एक नजर के लिए मुख्तलिफ प्याम है हम, कहीं जहर का प्याला तो कहीं जाम है हम, कहते चलो चलते हैं कनौज। पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर आ गए कनौज और वहां वो स्वयंवर में आ गई और कहीं छुप गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब शोभिता आई, सभी राजा अपनी मुंडे निकाले, हाथ में मार, सभी राजा अपनी मुंडे निकाले कि किसके डरे। तो शोभिता ने कहा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। शोभिता गई, पूछा कि स्मार्ट क्लासेस पे क्लासेस लगाते हो? उसने मना कर दिया, आगे चली गई। अरविंद सर की क्लास लेते हो हिस्ट्री की? उसने मना कर दिया कि नहीं। आगे गई, पूछा कि हाँ अनुराग सर की क्लास लेते हो कि नहीं? उसने मना कर दिया। अगले वाले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब स्मार्ट क्लासेस को, उनको रिजेक्ट कर दिया। जो नोट्स नहीं बनाते उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। तो स्वावलंबन नाम की भी चीज होती है। यहां पर कोई पसंद नहीं आया, यहां भी कोई पसंद नहीं आया। राजा ऐसे ही बैठे मुंह लटका के। अब शोभिता धीरे धीरे चलकर जो मूर्ति थी खड़ी थी उस पर माला डाल दी कि सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। और पृथ्वीराज चौहान के माला डालते। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान उस मूर्ति और शोभिता पैर छूने लगती है, तभी बताते हैं पृथ्वीराज चौहान आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारा स्थान पैरों में नहीं, तुम्हारा स्थान इस हृदय में है। और वहां से पृथ्वीराज चौहान शोभिता को लेकर आ जाता है कहाँ? अजमेर। जैसे कुछ सेनापति ने रोकते भी है लेकिन वो मारे जाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा होगा किसका? शोभिता का कभी कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच रहा होगा। अब मैं आगे बात करूं, अब सब दुश्मन हो गए, घर में भी सलट गई, इधर भी विवाद हो गया, यानी चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन पा दिए थे। अब एक बड़ा बात करता हूं मैं त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1151। गजनी का शासक गोरी आदमी है ना कि लुगाई। मोहम्मद गोरी गजनी से आता है। सर्वप्रथम वो गुजरात से प्रवेश करता है, लेकिन गुजरात में एक बहादुर महिला नायिका देवी इसे हराकर 1178 के लगभग इन्हें बचा देती है। नायिका देवी को एज ए नायिका हम नहीं पढ़ते, उनका स्थान इस भारतीय इतिहास में है भी नहीं। तो नायिका देवी ने जे एक महिला ने अपनी सेना का नेतृत्व करके इस धुमधानकारी आक्रमण को यहाँ से भगा दिया था। उसने सोचा कि यहाँ से भारत में प्रवेश करना मुश्किल होगा। उसने पंजाब के जो लाहौर में, जो पाकिस्तान में जो पंजाब उसके प्रांत को पहले जीता, उसके बाद वो भारत में प्रवेश करता है और तवर हिंद के किले पर अपना अधिकार कर लेता है। तवर हिंद जिन्हें वर्तमान में बठिंडा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अपने एक सेनापति काजी जियाउद्दीन कि काजी साहब आप यहाँ जिया लगाए, आप अपना जिया लगाए। और काजी जियाउद्दीन को यहाँ का प्रशासक बना देता है। पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चलता है तो पृथ्वीराज चौहान अपनी बड़ी सेना लेकर यहाँ पहुंचता है। इस बात का पता गौरी को चलता है, गौरी भी बड़ी सेना लेकर वहां ट्राइन के मैदान में आ जाते हैं। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली से गोविंदराज तोमर भी थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बताते हैं गोविंदराज तोमर ने गौरी पर इतना जोरदार हमला किया कि गौरी बेहोश हो गया। एक बहादुर सेनापति गौरी का इसे भगाकर गजनी वापस ले लिया। लेकिन राजस्थान इतिहास या राजस्थानी जो लोक कथाएं उसमें कुछ अलग बात मिलती है। कहा जाता है कि गौरी को जब घायल हुआ तो गौरी को पकड़कर अजमेर लाया गया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गौरी क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तब गौरी ने कहा कि जैसा आप करो। एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही आप करो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ठीक है,
तुझे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो सामंत थे उनका महाराज ऐसा क्यों, ये जो लोग हैं ये छल करते हैं, फरेब करते हैं, ये वापिस आएंगे। तब पृथ्वीराज चौहान कहता है कि हमारे तलवारों पर जंग नहीं लगा, वे वापिस आएंगे तो हम इन्हें वापिस भेज देंगे। राजा सामंतों की बात मान लेता है और गौरी को वहां से रिहा कर देता है। यह राजस्थानी लोक कथाएं उनमें प्रचलित है। गौरी अब बड़ी तैयारी के साथ वापिस 1 साल बाद आएगा। एक राइटर लिखते भी है कि गौरी अपने घर नहीं गया, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिला, 1 साल बड़ी तैयारी कर रहा था किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो उसका पहले सेटिंग छोड़ दे। अब गौरी 1 साल बाद वापिस आता है, वही तराइन का मैदान, वही गौरी और वही पृथ्वीराज चौहान, बस सन बदला है 1192। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब लाहौर आता है तो लाहौर से अपने एक दूत को भेजता है, एन मुल्क को दूत को भेजता है और कहता है कि जाओ पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के पास वो आता है और कहता है कि आप इस्लाम स्वीकार कर लें, आप इस्लाम स्वीकार कर लें। पृथ्वीराज चौहान उनसे नाराज होता है कि अगर तुम दूत ना होते तो मैं तुम्हें मार देता, दूत का अपमान हम नहीं करते। वो पृथ्वीराज चौहान बात नहीं, वापिस चला गया। दूसरा दूत फिर भेजा गौरी ने, रुक्नुद्दीन हमजा को भेजा। हमजा ने कहा आप संधि कर ले, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गौरी से कह देना कि मैं संधि नहीं, मेरी तलवारें युद्ध करती है, आ जाना उसी मैदान में, सेम टाइम सेम जगह। गौरी बताते हैं कि 1,20,000 सेना लेकर आया था, 1,20,000 सेना लेकर ट्राइन के मैदान में आ गया और पृथ्वीराज चौहान भी आ गया। लेकिन गौरी ने यहाँ पर एक चाल चली। गौरी ने कहा कि मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया, मेरे भाई गजनी में गयासुद्दीन शासक हैं, वो बड़े क्रूर हैं, मैं अगर उनके पास जाऊंगा कि मैं हार गया तो वो मुझे जमीन में जिंदा काट देंगे। मैं यहाँ पर कुछ महीने बिताना चाहता हूँ, मैं आप पर कोई आक्रमण नहीं करूंगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है। दोनों के कैंप एक साइड लग गए। कुछ दिनों बाद कुछ आक्रमण नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने धीरे धीरे अपनी सेना कम कर दी। कम करने चंदेल से दुश्मनी, चालुक्य से दुश्मनी, घेड़वानों से दुश्मनी, तो उनके जो मेन सेनापति थे उन्हें पृथ्वीराज चौहान भेज देता है। बात इस तरह घटी कि एक दिन गौरी के कैंप के सामने बड़ी सी आग चली, लकड़ियां इकट्ठी, यानी पृथ्वीराज चौहान की सेना को ऐसा लगे कि सर्दी का समय है और वो वहां पर तप रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो पाल्टी पुल्टी कर रही थी, मस्ती चकम चकम हो रही थी। पृथ्वीराज चौहान के इसका बात को अंदाजा नहीं था कि गौरी आक्रमण कर सकता है। गौरी पीछे से आया और जो सुबह का टाइम था, कुछ से उठे भी नहीं, शराब के नशे में थे और कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे थे और एकदम आक्रमण कर दिया। किसने? गौरी। बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का एक घोड़ा था नाट्यरमा। पृथ्वीराज चौहान जिस घोड़े में उसे बदल दिया गया और जैसे ही इस नाट्यरमा पर पृथ्वीराज चौहान चढ़े तो ये नाचने लगा। पृथ्वीराज सोचा ये तो मुड़वाएगा और पृथ्वीराज यहाँ से भाग निकला और गौरी इसके पीछे। और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा, हरियाणा में एक जगह है सिरसा, वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। यह एक कहानी। लेकिन एक राइटर है असम निजामी, इनकी एक पुस्तक है ताजुल मासिर। असम निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं गया, इन्हें पकड़कर अजमेर लाया गया, अजमेर का राजा बनाया गया और अधीनता स्वीकार कर ली पृथ्वीराज चौहान ने। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने को षड्यंत्र रचा तो गौरी को इस बात का पता था और गौरी ने इसे मरवा दिया। एक बात यह कहती है कि पकड़कर सिरसा में वही मरवा दिया गया। दूसरी बात यह कहती है कि अधीनता स्वीकार कर ली, षड्यंत्र करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज रासों में क्या कहा गया है उसका हम जिक्र करते हैं, पहले आप सेटिंग छोड़ दें। पृथ्वीराज रासों में क्या कहा गया है उसका हम जिक्र करते हैं। चंद बरदाई क्या लिखते हैं पृथ्वीराज रासों? पृथ्वीराज रासों में चंद बरदाई लिखते हैं कि मुझे पता चला कि जब पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में गिरफ्तार कर गजनी ले गया
कहाँ? गजनी। गौरी ने क्या ले गया? गजनी। तो मैं भी अपनी पुस्तक, यानी जो पुस्तक थी, मैं अपने पुत्र जलहन को देकर चला गया। पुस्तक दे जलहन चले गोर चले चंद्र, यानी पुस्तक जलहन यानी अपने पुत्र को पुस्तक देकर, और ये कहां गई? गजनी। चंद्रपदाई और पृथ्वीराज चौहान के लिए एक लोकोक्ति भी सी आती है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण। चंद्रपदाई गया वहां पर और अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से मिला। तो बताया पृथ्वीराज चौहान की उस समय आंखें फोड़ दी गई, दोनों आंखें फोड़ दी गई। जब गौरी से चंद्रपदाई मिला तो कि ये कैसी आपकी संस्कृति है? तब गौरी ने कहा कि आपकी संस्कृति माफ करने की है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि आंखें फोड़ दे, मैं तो इसे मारूंगा। चंद्रपदाई ये भी लिखते हैं कि जब मैं पृथ्वीराज से मिला तो हम दोनों ने गौरी को मारने की योजना बनवा ली थी। तो मैं चंद्रपदाई गौरी के पास आता है और कहता है कि क्या आपने पृथ्वीराज चौहान को आंखें फुरा दी, लेकिन ये बंदा एक कला में निपुण है। कि कौन सी कला? कि वो है शब्द भेदी बाण। कौन सी? शब्द भेदी बाण। कि भाई ओ किलोचा है शब्द भेदी बाण। कि शब्द भेदी बात ये है कि जब आपने इसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन ये किसी आवाज पर तीर चला सकता है। तब गौरी ने कहा कि चंद्रपदाई सुबह से मैं ही मिला था पकड़ने को, और कुछ बातें करो, कि मैं विश्वास नहीं करता ऐसी बातों पर। चंद्रपदाई ने कहा कि हमारी संस्कृति में ऐसा है, भगवान राम के पिता दशरथ भी शब्द वेदी बाण चलाते थे। एक बार वो सरयू नदी के किनारे मचान लगाकर बैठे थे और सैनिकों को कहा कि जैसे ही इस नदी में कोई जानवर पानी पिलाएगा, चपक की आवाज के साथ मैं तीर चला दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य विडंबना ऐसी कि उस दिन कोई जानवर नहीं आया। उस दिन एक आज्ञाकारी पुत्र जो अपने अन्य माता पिता को तीर्थयात्रा कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन इसकी पूजा करते हैं, श्रवण कुमार वहां पर पानी भरने आए। जैसे ही श्रवण कुमार पानी भरने लगा, राजा दशरथ ने तीर चलाया और श्रवण कुमार मारा गया। जैसे ही मनुष्य की आवाज निकली, दशरथ उनके पास गया, पास जाते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। दशरथ श्रवण कुमार को लेकर उसके बूढ़े माता पिता अंधे माता पिता के पास ले जाता है। माता पिता कहते हैं कि हम अंधे हैं, हम तुम्हारा क्या भी कर सकते हैं। जिस प्रकार इस वियोग में हम आज मर जाएंगे, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में मर जाएगा। क्रांति में हम देखते हैं जब कई के साथ के कारण भगवान राम वनवास में चले गए थे, तो दशरथ उनके वियोग में दशरथ जो भगवान राम के पिता थे वो मर जाते हैं। कि हमारी रामायण है, संत कहते हैं हमारी रामायण है, वो एक शब्द वेदी बाण पर रचना कर दी गई, तो ये तो एक कला है, ये आपको देखनी चाहिए। तो कहा कि ठीक। दूसरे दिन गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाए। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान के सामने घंटी बांध दी गई और कहा कि जैसे ही इस घंटी की टन आवाज आई, आपको तीर चलाना है। लेकिन योजना पहले ही थी। चंद्रपदाई ने कहा कि तीर वो कहे इज्जत नहीं, तीर मैं कहूं तब चलाना है। तब उन्होंने एक देशज भाषा में, अपनी भाषा में एक दुआ कहा कि चार बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताव पर बैठा सुल्तान मत चुकी चौहान। कि 4 बाज 24 गज और 8 अंगुल, आज चौहान चूक मत जाना। इतना कहते ही गौरी पर तीर चलाता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी की मृत्यु हो जाती है। आगे चंद्रपदाई उस पुस्तक में लिखा है कि मैंने चाकू निकाला और पहले पृथ्वीराज चौहान की मारा और अपने आप को बाद में खत्म कर दिया। यह बात लिखी है पृथ्वीराज रासू ने, और अपनी स्थानीय जो लोक कथाएं हैं उनमें भी यही बातों का जिक्र मिलता है। तो यह ट्रायन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की छतरी है वो है गजनी, और इनका जो स्मारक है वो है अजमेर में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ 21 बार युद्ध हुई है। सुरजन चरित्र में 7 बार युद्ध हुई, ऐसा इसमें लिखा गया है। लोग कहते हैं उनमें 17 बार लिखा है। चिंतामणि में भी, चिंतामणि जो ग्रंथ है चिंतामणि, उसमें भी 21 बार लिखा गया है। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा है कि पृथ्वीराज एक सुयोग्य शासक व रहस्यमय शासक थे। पृथ्वीराज एक सुयोग्य व रहस्यमय शासक थे। यह कथन किसका था? तो यह कथन था दशरथ शर्मा का। पृथ्वीराज चौहान ने
राय पिथौरागढ़ बसाया और अजमेर में एक कला व साहित्य विभाग की स्थापना की। कला व साहित्य विभाग की स्थापना, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पद्मनाभ को बनाया गया था। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान टाइम का प्रथम युद्ध, टाइम का दूसरा युद्ध, मैंने प्रथम बदले तो दूसरा, टाइम का दूसरा युद्ध 1192 और प्रथम 1191। पृथ्वीराज दासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, पृथ्वी भट्ट। और चंद्रबरदाई की पुत्री का नाम रमाबाई भी बताया जाता है। और पृथ्वीराज चंद्रबरदाई की जो पुस्तक थी पृथ्वीराज दासो, इसे जहलन ने पूरा किया था। इनकी छतरी है वो गजनी में है, स्मारक अजमेर में। दशरथ शर्मा इसे पृथ्वीराज एक सूर्य के रहस्यमय शासक बताते हैं। कला व साहित्य विभाग की स्थापना अजमेर में की थी इन्होंने। कहाँ पे? अजमेर में। तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उसका अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को। दिल्ली में राय पिथौरागढ़ बसाते हैं, राय पिथौरागढ़। तो उसका पहले सेकंड से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान भी थे। विद्यापति, वागीश्वर, दरबारी विद्यापति, वागीश्वर और जानक इनके दरबार में थे। इनकी पृथ्वीराज चौहान की कुछ उपाधियां भी हैं, जैसे राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला, अंतिम हिंदू और दल पंगुल यानी विश्व विजेता। दल थम्मन की उपाधि गज सिंह की है, लेकिन दल पंगुल की उपाधि पृथ्वीराज चौहान की है। और अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है, हिंदूपति अपंत सांगो को कहा जाता है, हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान है वो कुंभा को कहा जाता है। तो राय पिथौरा की उपाधि थी, अंतिम हिंदू सम्राट और दल पंगुल। दरबारी थे विद्यापति, वागीश्वर और जानक। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पूरी जानकारी शायद दी है, कुछ जानकारी रह भी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ जानकारी नहीं रही। मैंने सबसे पहले आपको सिद्धांतों के बारे में बताया, कौन ब्राह्मण, विदेशी, चंद्रवंशी कौन बताते हैं वो आपको बता दिया। उसके बाद उनका मूल स्थान बताया। उसके बाद मैंने बात की उनके फाउंडर की बात की, फिर अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, सोमेश्वर, जगदेव, चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। उसके बाद मैंने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की 1177 से लेकर 92 तक, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, जन्म 1166 में इनका होता है। उसके बाद मैंने नागार्जुन का दमन बताया, फिर बरधानकों का दमन 1182, सतत प्रदेश एक जाति, इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। उसके बाद मैंने चंदेलों के साथ युद्ध, महोबा व तुमुल का युद्ध 1182, उसके बाद नागौर विजय 1184, फिर त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192, स्मारक इनका अजमेर में, छतरी इनकी गजनी में। इनके दरबारी विद्वान विद्यापति, वागीश्वर, जानक थी। इन्होंने कला व साहित्य विभाग की स्थापना की अजमेर में, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया और दिल्ली में राय पिथौरागढ़ बसाया था। और पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी और पृथ्वीराज विजय है वो जानक ने लिखी। उसी प्रकार अमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने लिखा, अमीर रासो जोधराज ने लिखा, सुजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। तो आपको क्लास कैसी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर करें। हम आगे में निरंतर क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।